हेलो दोस्तों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज जो है ये पहला सेट का दूसरा पार्ट है, जिसमें प्लेटफॉर्म जो है सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। तो हम लोग पहले लेक्चर में 97 तक छोड़े थे और 98 से जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। आवाज़ इसको क्या कर देना है, काम तमाम कर देना है। तो बोल रहा है 6 की पावर 25, 26, 27, 28 किससे कटेगा। तो जब भी ऐसा सवाल देखिए तो पहले कॉमन लीजिए। सबसे छोटा पावर जो दिख रहा है वहाँ कॉमन लीजिए। तो 6 की पावर 25 अगर कॉमन लीजिएगा तो 6 की पावर 25 से इसको डिवाइड करिएगा तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा 6, है ना। और यहाँ बच जाएगा 6 की पावर 2 यानी 36, और यहाँ बच जाएगा 6 की पावर 3 यानी 216। तो हो गया 6 की पावर 25 और ये 36 और 16 52। तो 52 और 6 58 और 1 59, तो 259 आ जाएगा। तो ये नंबर अगर देखिएगा आप, तो ये नंबर में 259 एक फैक्टर है। उसी प्रकार 625 भी एक फैक्टर है। और भी फैक्टर हो सकता है, 6 के मल्टीपल में बहुत सारे फैक्टर हो सकता है। लेकिन क्या कोई ऐसा नंबर है जो 6 के मल्टीपल में हो? पहले देखिए, 259 तो होगा ही होगा, क्योंकि 259 से ही कटेगा नंबर। बाकी 259 के टेबल में जब भी आगे आएगा, 259 को 6 से गुना कर ले, 259 को 36 से गुना कर ले, ये सब जो है उसका फैक्टर होगा, और अपना फैक्टर से ये नंबर जरूर कटेगा। तो इसमें तो ऐसा कोई और है नहीं, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको पढ़िए। बोल रहा है एक दुकानदार नीचे दी गई 2 छूट संबंधित योजनाओं की पेशकश करता है। 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री और 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तुएं फ्री। तो इस बात को आपको समझना है कि अगर ये बोल रहा है कि 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त हमको मिलेगा, तो इसका मतलब आपके घर में आएगा कितना? 3 खरीदिएगा तब 4 फ्री मिलेगा, यानी टोटल घर में 7 वस्तु आएगा। तो 7 वस्तु में फ्री कितना वस्तु है? तो आप बोलेंगे फ्री है 4। तो ये 7 में 4 फ्री दे रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 7 में 4 फ्री दे रहा है, 7 में 4 फ्री दे रहा है। और सेकेंड वाला कंडीशन में 6 5 11, तो 11 में कितना फ्री दे रहा है? 6 फ्री दे रहा है। अब इसको परसेंट में बदलिएगा तो किस में ज़्यादा छूट मिलेगा? यानी पहले देखिए बड़ा कौन है, कोई ज़रूरी नहीं, इसको फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए। इसमें बड़ा देखिए कौन है, ये हो जाएगा 11 चौके 44 और उस अच्छा कम 42, तो ये वाला वैल्यू बड़ा है, यानी ज़्यादा छूट इस पर आएगा। 4/7 यानी पहला छूट जो है, पहला कंडीशन जो है ज़्यादा छूट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको देखिए। बोला जा रहा है कि मान लीजिए ए बी सी पी क्यू आर 2 ऐसे सर्वांगसम त्रिभुज है। सर्वांगसम त्रिभुज बोल रहा है ना, कि जिसमें ए बराबर कोण पी बराबर 90 डिग्री और बी सी बराबर 13 है, पी आर बराबर 5 है। तो ए बी का मान कितना होगा? 2 समकोण त्रिभुज है और दोनों आपस में सर्वांगसम है, कांग्रुएंट है। तो ए बी सी पी क्यू आर, जिसमें ए और पी 90 डिग्री के बराबर है, इसमें ए पर 90 बना रहा है, इसमें पी पर 90 बना रहा है। ए बी सी और पी क्यू आर। अब समझिए, जिसमें बोल रहा है कि बी सी 13 है और पी आर 5 है, तो पी आर को 5 बना दिया। पूछ रहा है ए बी क्या होगा? ए बी आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी क्या होगा। तो एक बात बताइए कि ए बी सी पी क्यू आर दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है, और ए बराबर पी जो है 90 डिग्री के बराबर है, तो इसका हाइपोटेनस भी बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम का मतलब क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना। तो कर्ण का कॉरस्पॉन्डिंग कर्ण बनेगा। तो ये 13 है तो ये भी आपका 13 हो जाएगा, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, हाँ या नहीं? और बच जाएगा, तो पूछा जा रहा है ए बी, तो ये 13 है 5 है तो ये कितना निकल जाएगा? 12। तो ये भी कितना निकल जाएगा? 12। तो लेकिन आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ ए बी, तो ए बी का लेंथ हो जाएगा कितना? 12 cm। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए।
ये सवाल को करिए। यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 24 है, घन में टोटल पृष्ठ होते कितना है 6, और 6 वो पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 24, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होगा तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ऐसा ऐसा 6 वर्ग उसमें बनेगा, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 24। तो क्या इससे आप भुजा निकाल लीजिएगा, तो भुजा निकल जाएगा 2, यानी साइड 2 निकल जाएगा। तो कह रहा है घन का आयतन क्या होगा, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, यानी 2 का क्यूब करिएगा तो 8 घन इकाई। बहुत अच्छा, आगे बढ़िए। 102 नंबर, 102 नंबर सवाल को देखिए मेरे मित्र। लिखा a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू 3abc। ये तो आपको पता है, इसमें तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। 103 नंबर सवाल को देखिए। बोला जा रहा है कि यदि डी त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु है और ए 90 डिग्री है और एडी क्या होगा। यानी ए 90 डिग्री बोल रहा है, इसका मतलब एक चीज़ तो तय है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हाँ या नहीं, जिसमें ए पे 90 डिग्री बना रहा है, तो इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। और डी जो है ना बीसी का मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु है, और आपसे पूछा जा रहा है कि एडी का लेंथ क्या होगा। ये सब बराबर होता है क्योंकि कर्ण का मध्य बिंदु, समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु ही परिकेंद्र कहलाता है, और अगर ये परिकेंद्र होगा तो ये सब परित्रिज्या होगा, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये भी कैपिटल आर, ये सब के सब आपस में क्या होता है बराबर। तो पूछा जा रहा है बीसी के फॉर्मेट में, तो बीसी 2r है तो एडी आर है, उसी उसका आधा है, तो बीसी बाई 2 हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये सवाल को करिए। करा निम्नलिखित का मान बताइए क्या होगा। साइन 25, साइन 65, कॉस 25, कॉस 65, जोड़कर 90 हो रहा है क्या, बिल्कुल। तो जोड़कर 90 हो रहा है तो आपको फार्मूला पता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन टूटता है कॉस में और 25 टूटेगा किस में, साइन टूटेगा कॉस में, 25 टूटेगा 65 में, है ना। साइन थीटा बराबर होता है ना कॉस 90 माइनस थीटा, और इंटू रह दीजिए, एक को तोड़िए एक को छोड़िए, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, माइनस यहाँ अगर थीटा को 65 डिग्री कंसिडर कर रहे हैं ना, तो इधर भी 65 वाले को बचाना है, 25 वाले को तोड़ना है, तो कॉस किस में टूटेगा, साइन में, और 25 65 में टूटेगा, इंटू कॉस 65 डिग्री। ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है ना। अगर कॉस 25 डिग्री है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ना साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी 25, तो आप जब 90 में 25 घटाइएगा तो 65 ही आएगा, ठीक ना। और ये दोनों सेम चीज़ है तो ये कट जाएगा, और कट के क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 0 आ जाएगा। बहुत अच्छा, नेक्स्ट। अगर मैं आगे की बात करूं, ये सवाल को करिए। करा x 3 है, y माइनस 4 होने पर इसका वैल्यू क्या होगा। x 3 दिया है और y माइनस 4 दिया है। देखिए कोई फार्मूला इसमें बन भी नहीं रहा है। अगर ये रहता ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर पर भी तो सेट में कर देता, लेकिन ऐसा बन नहीं रहा है। तो लास्ट ऑप्शन है कि आप वैल्यू ही पुट कर दीजिए, और वैल्यू पुट करके बताना कि आप तो जानते ही x की जगह 3 रखना है और y की जगह माइनस 4 रखना है, तो ये कर लीजिएगा। नेक्स्ट 106 नंबर। एक पंसारी को क्रमशः 128 रुपये 143 रुपये प्रति किलो मूल्य के चावल को 2 किस्मों को किस अनुपात में मिलाया जाए। 2 प्रकार के चावल मार्केट से खरीद के लाया है और दोनों को मिक्स कर देता है, और मिक्स करके एक नया रेट क्रिएट करना चाहता है ना। तो कह रहा है किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का जो मूल्य हो जाए वो इतना आ जाए। तो एलिगेशन का रूल लगाइए, सबसे आसान। तो 128 रुपये प्रति केजी और 143 रुपये प्रति केजी वाले दोनों को मिला करके मिश्रण का जो रेट बन जाता है 137 रुपये 75 पैसे। इधर के अंतर इधर फेंक दीजिए, इधर के अंतर इधर।
तो 143 में अगर 37 को घटाइएगा तो 3 3 6 और उसमें और 75 पैसा घटाइएगा तो 5 रुपये 25 पैसा बचेगा। 137.5 में 28 घटाइए 2 यानी 7 2 9 तो 9.75 सही है ना। इसको काटिए 25 से, तो अगर आप 25 से इसको काटिएगा तो समझिएगा थोड़ा ध्यान से कि पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। 25 से 5 20 एक 21 बार में और 25 से 9 36 38 37 बार में, तो 21 और 37 9 36 3 39 होता है ना, 39 बार में कटेगा। 3 से ये 7 बार में और 3 से ये 13 बार में, तो 7 और 13 का रेशियो, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इसको पढ़िए 107 नंबर सवाल। बोल रहा है एक ट्रक चालक ने 3 घंटे तक 60 के स्पीड से गाड़ी चलाया और 1 घंटा बीच में आराम किया और कहीं नहीं गया। फिर उसने 60 के स्पीड से गाड़ी चलाया 4 घंटे तक गाड़ी चलाया टोटल 4 3 7 घंटा और 1 घंटा आराम किया, वो भी जुटेगा एवरेज स्पीड में। तो पूछ रहा है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का मतलब होता है कि हर जगह एक समान स्पीड बताना है ना, चाहे कहीं ज़्यादा चले कहीं कम, तो एक एवरेज वैल्यू लेकर बताना है। तो आराम वाला भी इसमें जुट जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल कितना किया, 3 घंटे चला है 60 के स्पीड से, तो 180 किलोमीटर और 4 घंटे यानी 4 और 3 7 घंटे ही मात्र चले हैं 60 के स्पीड से। तो 7 घंटे अगर 60 के स्पीड से चलिएगा तो सच कम 42 यानी 420 किलोमीटर। तो 420 किलोमीटर, लेकिन टाइम तो लगा है टोटल 8 घंटा, तो आपको 7 से ना भागा दे करके 8 से भाग देना है, ये एवरेज स्पीड कहलाएगा। सोल्व कर दीजिए, 4 से 2 बार में, 4 से 1 बार में, 4 पचे 20, तो 105 का आधा हो जाएगा 52.5, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, बहुत सुंदर। अब आगे बढ़िए, ये सवाल को करिए। बोल रहा है क्या कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उससे 630 मीटर की दूरी पर है। चोर आगे है, पुलिस पीछे है। तो मान लो ये पुलिस रहा होगा और ये चोर रहा होगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। तो अभी जो पुलिस और चोर के बीच जो फासला है वो 630 मीटर का है। कितने मीटर का है? 630 मीटर का है। यदि वे 9.5 किलोमीटर पर आवर और 6.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से दौड़ता है तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूर गया होगा। तो ये क्या करेगा, इधर से यहाँ भागना चालू करेगा। अब पुलिस क्या करेगा, इसका पीछा करेगा। मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ रहा होगा जहाँ पे पुलिस और चोर दोनों पहुँच गया होगा, पुलिस और चोर दोनों पहुँच गया होगा, ये मिलन का समय है। तो पूछ रहा है कि चोर ने कितना दूरी तय किया। तो पहले तो टाइम पता करिए कि कितना घंटे बाद ये मिलेगा। तो जो मिलन का जो टाइम होता है ना, वो गैप बटे रिलेटिव स्पीड होता है। तो गैप अभी कितने का है, 630 मीटर का है। रिलेटिव स्पीड जब एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो घट जाएगा। तो 9.5 और 6.5 में 3 का अंतर। अब 3 को 5/18 से गुना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए। तो 3 6 का 18 यानी 5/6 आया, 6 ऊपर चला जाएगा। ये जब भी आएगा तो सेकेंड में आएगा। ये क्या चीज़ में आएगा, सेकेंड में आएगा। तो अगर आप इसको काटिएगा तो 5 से 5 दूना 10 यानी 63 दूना 126, 126 गुना 6 सेकेंड आएगा, यानी इतना देर में पकड़ा जाएगा। ठीक है, ये तो पकड़ने का टाइम आया। लेकिन कह रहा है चोर जाएगा कितना दूर, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चोर का स्पीड है कितना, 6.5 किलोमीटर पर आवर। 6.5 बोले तो 13/2 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, दूरी जो निकालना है वो क्या चीज़ में निकालना है, दूरी जो निकालना है किलोमीटर में ही निकालना है। तो एक काम करिए, इसको आवर में चेंज कर दीजिए। तो अगर आवर में इसको चेंज कर देते हैं, या नहीं तो ऐसा करिए इसको मीटर पर सेकेंड में फ़िलहाल बदल दीजिए, ठीक ना। तो इसको मीटर पर सेकेंड में जब आप बदलिएगा, डिवाइड करिएगा तो मीटर में आएगा, और फिर उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ऐसे 3600 से भाग दीजिएगा तो आवर में कन्वर्ट होगा। तो इसको 5/18 से आप गुना करिएगा तो मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये आ जाएगा 65/36 स्पीड है।
और टाइम उतना है, तो डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 13/2 गुना 5/18, और जो टाइम लगा है वो 126 गुना 6 सेकेंड का टाइम लगा है। इससे डिस्टेंस निकल जाएगा। तो यहाँ से काटिए 18 से 7 बार में। उसके बाद अगर आप इसको आगे पढ़िएगा तो 6 × 5 = 30, 7 × 21 = 210, या 2 से पहले इसको काटिए ना, 2 से 3 बार में। तो 5 × 3 = 15, 13 गुना 15 गुना 7, इतना मीटर आ जाएगा। गुना करना पड़ेगा तो 105, 13 गुना 105 करिए, 13 × 5 = 65 और 13, 1365 मीटर। 1365 मीटर बोले तो 1 किलोमीटर और 365 मीटर, यानी 1.4 किलोमीटर अप्रॉक्स, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। 109 नंबर पढ़िए। कह रहा है दूध और पानी का 25 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितना लीटर पानी मिला दिया जाए ताकि 50% पानी हो जाए। 50% का मतलब 1/2, आधा आधी, यानी दूध पानी बराबर बराबर हो जाए। पानी मिलाने की बात हो रही है, किसको सेम करेंगे? दूध को, यानी दूध की मात्रा में तो कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए ना, तो इसमें आप 3 से गुना कर लीजिएगा तो दूध सेम हो जाएगा। वो बोल रहा था कि टोटल मिश्रण स्टार्टिंग में 25 लीटर है और यहाँ स्टार्टिंग में कितना है? 5। पूछ रहा है कि कितना पानी मिलाया गया था। पहले पानी 2 यूनिट था, अब 3 यूनिट दिखाई दे रहा है। कितना यूनिट मिला दिया? 1 यूनिट, यानी 5 बार में, यानी कितना लीटर? 5 लीटर। बहुत अच्छा। अब सुनिए, एक 110 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। पढ़िए। करा दी x - 2 2x² + 12kx - 25k का एक गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा? गुणनखंड का मतलब आप समझ रहे हैं ना, इससे भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और रिमाइंडर निकालने का आसान तरीका होता है, इसको पहले 0 करिए, यानी x = 2 रखिए। x = जब 2 रखिएगा तो रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे 0 के बराबर होगा। तो x के जगह उसमें 2 रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 दूना 8, वहाँ 2 रखिएगा तब 12 दूना 24k और -25k, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 0। तो 8 - k = 0, यानी k का वैल्यू यहाँ से 8 निकल जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, इसको पढ़िए। k का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु इतना इतना संरेख हो। संरेख बोले तो एक ही रेखा में हो। जब एक ही रेखा में होता है तो ट्रायंगल का एरिया 0 होता है, ठीक है, या दोनों 2 तरीके से स्लोप निकालेंगे तो स्लोप भी बराबर होगा। तो आप चाहें तो इसको स्लोप से भी कर सकते हैं, एरिया से भी कर सकते हैं, डिस्टेंस से भी कर सकते हैं। 3 मेथड है, लेकिन मैं आपको एरिया से बता देता हूँ। आइए समझिए। तो एरिया इसका 0 होगा, तो एरिया कैसे निकालिएगा? 8 1 से शुरू किए हैं, 8 1 से शुरू किए हैं, तो इस तरह से पहले लिख लीजिए, जिससे शुरू किए उसको एक बार और लिख दीजिए, और इसका एरिया किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा, क्योंकि संरेख है, संरेख होगा तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो 1/2 मॉड, यहाँ से गुना करिए, 8 × 4 = 32 -5k + 2, और बीच में माइनस, यहाँ से k -8 और -40, बस ये तो 0 में चला जाएगा। तो 32 में 2 जाएगा, -30 -5k, और यहाँ 40 और 8 48, तो माइनस के आई माइनस में 48, तो ये प्लस में 48 बराबर यहाँ 0 आ जाएगा। इसको अगर आप सोल्व करिएगा तो 48 में 30 घटाइएगा तो 18 बचेगा ना। अब 5 1 6 के माइनस में इधर आके प्लस में, यानी k का वैल्यू आ गया 3। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी से करें, आप स्लोप से भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्लोप से कैसे करिएगा, तो मैं ऐसा करता हूं, स्लोप से भी बता देता हूं। देखिए, पॉइंट का नाम बोलिए, क्या क्या है? 8 1, 8 1। देखिए यहाँ से एक पॉइंट है 8 1,
दूसरा पॉइंट है k माइनस 4 और तीसरा पॉइंट है 2 माइनस 5। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी। अगर लाइन एक ही है ना तो इस पर अगर कोई भी सेगमेंट का स्लोप निकालिएगा तो इक्वल ही आएगा। स्लोप का मतलब होता है एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में झुकाव, तो ये तो इक्वल नहीं आएगा ना। तो इसका स्लोप निकालिएगा तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। तो -4 और -1 बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन यानी k माइनस 8, ठीक है, बराबर। इसका स्लोप निकालिए। इसका क्या हो जाएगा क्या लिखा हुआ है, -5 लिखा हुआ है ना, -5 और -4 तो माइनस माइनस प्लस 4 बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। तो एक्स टू यानी कितना 2 और माइनस k। अब इसको जब आप सोल्व करिएगा ना उससे भी k का वैल्यू वही आएगा। तो देखिए यहाँ मैं सोल्व कर देता हूँ। तो हो जाएगा -5 बटे k माइनस 8 और -1 बटे 2k। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करिएगा तो आ जाएगा इधर से 10k, आ जाएगा k माइनस 8। कहीं गलत हो गया क्या, बाई टू माइनस बाई वन बटे एक्स टू माइनस एक्स वन। एक काम करिए इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्लोप ऐसे दोनों का इक्वल नहीं होगा, उससे भी करिएगा आ जाएगा। देखिए आगे अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका वैल्यू क्या होगा, रेखा इतना पर बिंदु 2, 3 से डाले गए लंब के पाद निर्देशांक क्या होगा। यानी एक रेखा है, ये रहा रेखा, और ये रेखा का जो इक्वेशन दे रखा है ना वो 4x माइनस 5y प्लस 8 बराबर 0 दे रखा है, ठीक है। और कोई बिंदु है यहाँ पर बैठा हुआ है 2, 3, तो कह रहा है 2, 3 से डाले गए लंब पाद के निर्देशांक क्या होगा। इस पर जाएगा ना तो ये मान लो P एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट आपसे पूछ रहा था, इसका कोऑर्डिनेट XY होगा। XY क्यों, क्योंकि ये जो इक्वेशन दे रखा है, जो लाइन है, किस इक्वेशन का लाइन है, इसमें वेरिएबल क्या है XY, तो X से Y ना होगा पॉइंट। अब समझिएगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। एक तो इसका बेहतर तरीका है कि बाई ऑप्शन आप कर लीजिए, यानी ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, मतलब इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन भी होगा। तो इस इक्वेशन की अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन की तो कौन सा ऑप्शन होगा, तो जैसे 0, 0 रखिएगा तो सेटिस्फाइड नहीं करेगा। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 रखिएगा, नहीं करेगा सेटिस्फाइड। c वाला भी रखिएगा, चेक करिएगा, अगर करेगा तो c हो जाएगा, नहीं तो अदरवाइज आगे हो जाएगा। तो इस तरह से आगे आप कर सकते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ई। तो एक तो बाई ऑप्शन है, दूसरा है कि इसको बना भी सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों के जो स्लोप का प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, ओके। तो आप बता सकते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा, ये जो लाइन दिया हुआ है इसका स्लोप क्या होगा। तो स्लोप का मतलब होता है -a/b। अगर ये इक्वेशन दे रखा है तो ये -a/b इसका स्लोप हो जाएगा, तो -4/b यानी -5। तो जो इसका स्लोप आ जाएगा ये लाइन का वो आ जाएगा 4/5। बताइए इसका स्लोप क्या होगा। अगर दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो बात अगर मैं स्लोप की करूं तो दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा, और पहला का स्लोप यहाँ से मैंने निकाल दिया है 4/5। तो अगर हम यहाँ से 4/5 निकालेंगे तो दूसरा का स्लोप आप बता सकते हैं क्या होगा। तो दूसरा का स्लोप हो जाएगा -5/4। तो ये दूसरा इक्वेशन का स्लोप आ गया और ये पॉइंट है। तो अगर ये स्लोप आ गया है और एक पॉइंट है तो क्या आप एक इक्वेशन ही क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो एक पॉइंट से गुजरने वाले रेखा का समीकरण क्या होगा यदि उसका स्लोप दिया हुआ हो तब। तो इसका मतलब क्या होता है बताइए। अगर ये पॉइंट दे रखा है और ये स्लोप दे रखा है तो इक्वेशन का फार्मूला होगा y माइनस y1 बटे x माइनस x1 बराबर स्लोप, और इसका स्लोप कितना है -5/4। तो आप मुझे ये बताइए बाई मतलब समझ रहे हैं ना, x1 y1, ये x1 का काम करेगा, ये y1 का काम करेगा। तो y1 हो जाएगा 3, तो यहाँ से बाई या माइनस y1 की जगह 3
अब बटे x माइनस x1 की जगह 2। अब इसको और इसको जब आप सोल्व करिएगा तो आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा कि दोनों ने दोनों कहीं ना कहीं जाके कटेगा, और जहाँ पे कटेगा उसका सोल्यूशन कहलाता है। तो इसका कॉमन सोल्यूशन चाहिए, तब तो कर लीजिएगा। यानी इससे एक इक्वेशन बन गया और इससे एक इक्वेशन बन गया। दोनों इक्वेशन को जब आप सोल्व करिएगा तो एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप बाई ऑप्शन कर लीजिए, टाइम बचेगा, ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात आपसे करूं कि बताइए 17/24 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। अगर दशमलव प्रसार आपको निकालना है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 2 5 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, 13 आ जाए, कोई भी प्राइम नंबर अगर उससे कट गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं कटेगा तो फिर कभी नहीं कटेगा। तो वो क्या होगा, पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट करना चालू करेगा, है ना। तो ये देखिए, इसमें 2 5 के अलावा 5 तो इसमें है नहीं, इसमें 3 आ रहा है, एक कॉमन फैक्टर। और 3 से क्या 17 कटता है पूरा पूरी? नहीं कटता है। तो इसका दशमलव प्रसार, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा कभी भी शांत नहीं होगा, और इसको बोला जाता है NTR, यानी इंग्लिश में बोले तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेट नहीं होगा लेकिन रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेट का मतलब, टर्मिनेट इंग्लिश, इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अशांत। और जब रिपीट करता है तो उसको आवर्ती बोलते हैं, रिपीट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? आवर्ती। लेकिन ऐसा तो है भी नहीं, इसमें पूछ रहा था क्या होगा, तो ये अशांत होगा, शांत तो हो नहीं सकता है, दोनों होगा नहीं, इसलिए आपका ए ऑप्शन होगा। 114 नंबर सवाल पढ़िए और इसका आंसर करिए। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य बताइए। माध्य आपको पता है, जो माध्य होता है वो सिग्मा एफ एक्स वाई सिग्मा एफ होता है ना। तो एक्स क्या होता है? एक्स को हिंदी में वर्ग चिन्ह कहते हैं, यानी क्लास मार्क। अब वर्ग चिन्ह होता है वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु। तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, तो 10 और 6 के ठीक बीच में कौन आएगा? 8। तो ये वर्ग चिन्ह, इससे 8 निकल जाएगा, इससे वर्ग चिन्ह कौन निकल जाएगा? 12। 8 4 12, 4 16, 4 20, 4 24। अगर वर्ग चिन्ह आपको पता चल गया तो सिग्मा एफ एक्स करिए। 8 दूना 16, 12 25 60, 76 और 16 गुना 12 192। तो 76 192, उसके बाद 16 गुना 20 320, और उसके बाद 24 गुना 25 यानी 600। तो ये तो सिग्मा एफ एक्स निकल गया भाई, सिग्मा एफ। अब एफ को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा कितना? 12 5 17 2 19 और 16 35, 35 और 25 60। तो आप इसको 60 से डिवाइड करिएगा, इसको आप जोड़ दीजिए जल्दी से। अगर मैं बात करूं जोड़ के कितना आएगा, तो 6 2 8, सही है ना। उसके बाद 7 9 16 2 18, बाकी 1 और 1 3 4 6 10 और 1 11। बहुत ज़्यादा आ गया, पता नहीं सही हम जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं। 8 8 16 और 2 18, 6 से तो कट रहा है, 6 से पहले इसको काटिए। तो 6 से एक बार में 5 बच गया, 6 नमा 54, 6 8 48, 10 से भाग दीजिएगा 19.8। हमको लगा मेहनत इतना बेकार हो जाएगा, लेकिन चलिए सही गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। इसको पढ़िए जी। करा 1800 रुपया को 10 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के अंतर्गत कर्ज दिया जाता है, कि हमको 10 वर्षों तक आपको हम ब्याज देते हैं, ठीक ना। प्रथम 4 वर्षों के लिए ब्याज रहा है 8%। प्रथम 4 वर्षों के लिए ब्याज कितना रहा है? 8%। और उससे ज़्यादा, तो उससे ज़्यादा मतलब 6 साल, तो जो 6 साल का ब्याज रहा है वो 12%। तो बता सकते हैं कि कितना परसेंट इसको ब्याज मिलेगा? तो कह रहा है बताइए समय के अंत में, यानी 10 साल के अंत में कितना राशि हो जाएगा, मतलब मिश्रधन आपसे पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा आप ये बताइए।
तो 8% के हिसाब से 4 साल में 8 चौ 32% और बारछक 72, सही है ना। 6 व 4 10 साल, सही है। 8 चौ 32 और बारछक 72 यानी 104% हो जाएगा, 104% हो जाएगा। तो साधारण ब्याज मात्र 104% होगा। और मिश्रधन की अगर बात करेगा तो 100 रुपया मूलधन भी जुटेगा, तो 100 और 104 अगर जोड़िएगा टोटल आ जाएगा 204%। तो मूलधन 1800 था, इसका 204% आप निकालिए और आंसर करिए। 18 चौ 72 और 18 दूना 36, यानी कितना हो जाएगा, तो 3672, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सवाल को करिए। करें, दो स्पर्श रेखाएं पी ए और पी बी बाहरी बिंदु पी से केंद्र ओ वाले वृत्त पर खींची गई है। तो दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, एक पी ए और दूसरा पी बी। ध्यान से सुनिएगा, एक पी ए और दूसरा पी बी। ये पी ए है और ये पी बी है। अब आगे क्या बोल रहा है, और ये वृत्त का केंद्र है। करा ओ ए बी, ओ ए बी, ए बी को मिलाइए, तो ओ ए बी। अच्छा, ये वाला एंगल दे रखा है 30 डिग्री। अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री दे रखा है, अगर ये वाला एंगल मेरे मित्र 30 डिग्री दे रखा है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये सब रेडियस है ना। तो आधार पर के कोण बराबर होगा, तो 30 30 60, तो ये वाला 120 होगा। तो ये अगर यहाँ 120 होगा तो ये 60 होगा, क्योंकि इसका और इसका सम हमेशा 180 होता है। तो पूछ भी रहा वही ए पी भी कितना होगा, तो ए पी भी 60 डिग्री हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। पढ़िए। करा, शब्द मशीन के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने सार्थक या निरर्थक शब्द बनाए जा सकते हैं यदि स्वर केवल विषम स्थान पर हो। पहले मशीन में शब्द देखिए, लेटर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जिसमें बोल रहा है कि विषम स्थान पे वोवेल आना चाहिए, तो विषम स्थान पहले देखिए कहाँ कहाँ है। यहाँ वोवेल आ सकता है 1 3 5 7, ये सब पे वोवेल आ सकता है। विषम स्थान पे क्या होना चाहिए, वोवेल। अब एक बात बताइए कि मशीन में वोवेल है कितना, तो आप बोलेंगे वोवेल है ए आई और ई, 3 वोवेल है, और उसके पास स्थान कितना है, 4। उसको कितने तरीके से अरेंज कर सकता है, तो इसका तरीका होता है कि 4 स्थान में 4 स्थान है और 3 को अरेंज करना है, तो फैक्टोरियल अधिक 4p3, 4p3, p जहाँ फैक्टोरियल की बात करेगा, अभी मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। अब उसके बाद तो 3 लीटर को तो आपने अरेंज कर दिया, अब टोटल 7 था, जिसमें 3 किया है, 4 अभी और करना है, और पोजीशन कितने बचे हैं, वो भी 4। तो जब दोनों 4 है तो इसका डायरेक्ट हो जाएगा फैक्टोरियल 4। बस इसको आप सोल्व कर दीजिए। तो अगर इसको आप सोल्व करिएगा तो एन पी आर का मतलब होता है फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर, यानी 4 माइनस 3 गुना फैक्टोरियल 4। अब फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, यानी 24। तो 24 गुना 24, और फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, यानी 24 गुना 24, यहाँ 576 तरीके हो जाएंगे, यानी ई ऑप्शन। आगे इसको पढ़िए। अगर मैं आपसे पूछूं, करा एक पासा को 2 बार फेंका जाता है, दोनों बार में आने वाली संख्याओं का योग 10 होना चाहिए। 10 कैसे कैसे हो सकता है जी बताइए। पासा पे 1 से लेकर 6 तक ही लिखा हुआ होता है और 10 आना चाहिए, तो 5 5 10 हो सकता है, 6 4 10 हो सकता है, और बोलिए 7 तो आगे जाएंगे नहीं, 5 5 6 4 और 4 6 भी 10 हो सकता है, हाँ या नहीं।
तो टोटल जो संभावनाएं हैं वो 3 हैं, तो टोटल नीचे लिखाएगा। जिसमें बोल रहा है कि कम से कम एक बार संख्या 5 आने की प्रायिकता तक, कम से कम एक तो 5 आएगा, इसी में आएगा, तो वो 1 है, यानी 1/3, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 119 नंबर सवाल को पढ़िए। इसको पढ़िए। सेक 2100 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। कभी भी 360 डिग्री से आगे एंगल चला जाए तो 360 के मल्टीपल में जितना चाहे उतना आप माइनस कर दीजिए, उस एंगल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 360 डिग्री चलने का मतलब है कि जहाँ से चलना चालू किया था वहीं आ गया है। तो 360 के मल्टीपल में यानी 360 गुना 5 करते हैं तो 1800 आता है, यानी 2100 में 1800 माइनस भी कर देंगे तो इस एंगल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो बच जाएगा 300। यानी मात्र आपको सेक 300 डिग्री ही बताना है बस। और इसको आप लिख सकते हैं, 300 को लिख सकते हैं 360 माइनस 60, और 360 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक 360 माइनस थीटा यानी सेक थीटा, क्योंकि 360 है 180 में तो चेंज होगा नहीं। अब आप मुझे बताइए कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलेंगे कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और आपको पता होना चाहिए कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक का वैल्यू पॉजिटिव होता है, बाकी सबका निगेटिव, तो इसका वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा। और सेक 60 का वैल्यू क्या होगा? तो कॉस 60 का 1/2 होता है, तो सेक 60 का 2 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये सवाल को करिए। कह रहा है समीकरण इतना है और इसके अनंत हल है, तो बताइए क्या होगा? तो अनंत हल का कंडीशन लगाइए, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो 3/2a बराबर -2 बाई का कोफिशिएंट a माइनस बी और बराबर 8/48। अब इसको सोल्व करिए, तो अगर इसको आप सोल्व करिएगा तो करिएगा, ये उसके बराबर हो जाएगा, तो 2a बराबर 18 यानी a बराबर 9, और फिर ये इसके बराबर जाएगा, तो -2/1 की जगह 9 रख लीजिए, और ये 1/6 के बराबर आएगा, तो 9 माइनस बी बराबर -12 हो जाएगा, यानी b बराबर 12 और 9 21 आ गया, तो b बराबर 21 आ गया। तो a बराबर 9 और b बराबर 21, कौन सा ऑप्शन? a बराबर b तो हो नहीं सकता है। 7a बराबर 3 भी नहीं, फिर 3a प्लस b बराबर 0 होगा, देख लेता हूँ, 3a यानी 27, ये भी नहीं होगा, तो आपका ये हो जाएगा। अगर मैं सही सॉल्यूशन किया हूँ तब आपको एक बार चेक कर लेना है। नेक्स्ट, ये सवाल का जवाब चाहिए। कह रहा है -2 5 1 3 से होकर गुजरने वाली सरल रेखा का समीकरण बताइए। 2 पॉइंट से होकर गुजर रहा है और उसका जो है आपसे पूछा जा रहा है क्या चीज़? इक्वेशन। तो इसका बेस्ट तरीका है बाई ऑप्शन। ऑप्शन में रखिए, दोनों पॉइंट को जो ऑप्शन सेटिस्फाइड करेगा वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो x के जगह -2 और y के जगह 5, तब -2 पहले 1 3 रखिए, तो 1 रखिएगा तो कितना आ जाएगा? 3, और y के जगह 3 रखिएगा तो 6, तो 3 6 11 नहीं कटेगा। इसमें देखिए 1 3 पहले रखिए, 1 3 3 3 9, ये तो सही आ जाएगा। फिर -2 5 रखिए, तो -4 अपान 3 15, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। मैं ऑप्शन से इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, है ना। ऐसे स्लोप का अगर नॉलेज है तब उससे भी आप कर सकते हैं। इसके बाद कह रहा है त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक 1 3 है और त्रिभुज के 2 शीर्ष दिया हुआ है, त्रिभुज का तीसरा शीर्ष बताइए क्या होगा। केंद्र के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि अगर ये त्रिभुज है और इसके 3 शीर्ष है, कौन कौन है? -7 और 6, और दूसरा है 8 5, तीसरा मुझे पता नहीं है तो हम x y मान लेते हैं। और ये जो केंद्रक है इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है कितना? 8 और 5। तक केंद्रक का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला होता है कि सारे अवशीषा को जोड़कर 3 से भाग दे दीजिए,
ठीक ना। तो सबको अगर जोड़िएगा तो 8 में 7 जाएगा 1 प्लस एक्स बटा 3 करिएगा तो इससे आपका एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। 24 में 1 जाएगा 23, यानी एक तो 23 निकल जाएगा। तीसरा शीर्ष अब 23 कहीं दिख भी नहीं रहा है हमको, है ना, केंद्रक कहीं पूछ रहा था ना। तो -7 और +8, 1 प्लस एक्स अब बटा 3 बराबर एक्स कोऑर्डिनेट 8, तो 8 या 24 में 1 जाएगा 23, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ये ऑप्शन में चले जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर कहीं पर माइनस प्लस मिस्टेक होता है तो उसको आप खुद से देख लीजिएगा, ठीक ना। किसी असममित बंटन में बहुलक और माध्य इतना दिया हुआ है तो बंटन की माध्यिका बताइए क्या होगा। एक रिलेशन होता है जिसको इंपेरिकल फार्मूला बोलते हैं, वो क्या होता है, 3 माध्यक -2 माध्य बराबर बहुलक। अब इसको लिखने का अलग अलग तरीका आपके पास हो सकता है, लेकिन चीज़ रहेगा यही। तो माध्यक कितना है ये पहले बताइए। तो माध्य दिया हुआ है, माध्यक तो पूछ ही रहा है ना। अब माध्य दिया हुआ है 25.2, पहले बहुलक आया है यानी बहुलक दिया हुआ है 25.2, और माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य बहुलक और माध्य 27.5। अब इसको सॉल्व करिएगा तो 3m बराबर आ जाएगा 27 दूना 54 1 55 अब प्लस 25.5 यानी 80.5। एम आई राइट। चलिए तो ये कटेगा नहीं ना जी, तो m बराबर 80/3 करिएगा तो 26 पॉइंट समथिंग। अब 26 पॉइंट समथिंग में सब है ना। तो आप इसको करिए क्या, 26 या 78, पहले 80 को, ये जो 80.5 है 805 बटा इसको लिख सकते हैं आप 30, ठीक है। और 5 से भाग दीजिएगा 6 बार में, और 5 से भाग दीजिएगा 161 बार में। अब 6 से भाग करिए तो 6 दूना 12 बच जाएगा कितना, 4 पर 1 41, तो छोछक 36 यानी 5 बच गया। 5 पर 1 51, 6 नंबर 54 ज़्यादा हो जाएगा, 6 8 48 8, यानी इसमें बड़ा हमको कौन दिख रहा है। अगर मैं बात बड़ा की करूं तो हमको 26.75 दिख रहा है। ऐसा आप इसको डिवाइड फिर से कर लीजिए, 6 दूना 12, 4 पर 1 41, 6 छक 36, 5 है ना, 5 पर 0 50, तो 6 8 48, 8 से भी तो आगे बढ़ रहा है ना। अब 8 से आगे बढ़ रहा है और 26 पॉइंट समथिंग में सारा ऑप्शन है, इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 8 से तो ज़्यादा वाला ही करना पड़ेगा ना। अब 8 से ज़्यादा कोई है नहीं तो इसलिए ही मानना पड़ेगा। ये बात को आप समझ लीजिए, ऐसा नहीं है। अगर इसको अगर देखिएगा, जैसे यहाँ पर हम अगर सोल्व कर रहे हैं तो 26.8 आ रहा है, तो कहने का मतलब ये सब ऑप्शन से ज़्यादा आ रहा है ना। अप्रॉक्स में देता कोई एक ही ऑप्शन तो ठीक रहता, लेकिन 3 ऑप्शन 26 पॉइंट समथिंग के रूप में दिया हुआ है। अब इसको बताइए, करा बताइए इसका सम गुणनखंड कितना होगा। सम गुणनखंड की बात कर रहा है तो 2 की पावर 7 का पहले फैक्टर टोटल बताइए कितना होगा। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, बढ़ते जाएगा 2 की पावर 7। अब हमें सम गुणनखंड चाहिए, तो ये 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 1 से 2 की पावर 7 कटेगा, लेकिन 1 मुझे लेना नहीं है क्योंकि सम चाहिए। तब बच गया 6 गुणनखंड यानी 6 फैक्टर है यहाँ, ठीक है। तो अगर सम को आप किसी से मल्टीप्लाई करें, चाहे वो सम से करिए चाहे विषम से करिए, सम ही आना है। तो केवल आपको 2 के पावर में छेड़छाड़ करना है, यानी 2 के पावर जो है वही लिख देना है, ठीक है। यानी 2 के पावर में वृद्धि नहीं करना है। यहाँ पे टोटल 7 है, यहाँ 8 यानी 7 यहाँ होगा, सॉरी यहाँ टोटल 7 हो जाएगा। ऐसे 8 फैक्टर इसका बना है जिसमें 2 की पावर 0 भी शामिल है। तो 2 की पावर 0 नहीं लेना है तो 7 फैक्टर इसका बनेगा। इसका कितना फैक्टर बनेगा, 3 की पावर 4 का फैक्टर हमेशा उसके पावर से एक ज़्यादा बनता है। 3 की पावर 4 कितना से कटेगा, 3 की पावर 0 से कटेगा, 3 की पावर 1 से, 3 की पावर 2 से, 3 की पावर 3 से, 3 की पावर 4 से, टोटल 5 फैक्टर बनेगा इसका। और इसका भी टोटल 5, पावर 3 है तो इसका 4 फैक्टर बनेगा।
और इसका पावर 1 है तो इसका 2 फैक्टर बनेगा, लेकिन इसका भी बनेगा 8 फैक्टर, लेकिन मैंने लिया 7 क्योंकि जो 8वां फैक्टर है ना वो ऑड है, और ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करने से ऑड रिजल्ट आएगा, इवन नहीं आएगा। यानी याद क्या रखना है, कभी भी इवन फैक्टर आपसे अगर पूछेगा तो इवन का जो भी पावर रहेगा उसमें कोई बदलाहट नहीं करना है, बाकी में क्या करना है, पावर में एक वृद्धि करके आपको गुना कर देना, डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाइएगा। तो 5 चौ 20 दूना 40 यानी 7 चौ 28 यानी 280। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। करिए 125 नंबर। ये सवाल का जवाब चाहिए। निर्देशांक अक्षों रेखा इतना द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। निर्देशांक अक्ष का मतलब क्या होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, और ये लाइन है। कभी भी 2 एक्सिस और एक लाइन दे देगा तो उससे हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, तभी ये त्रिभुज बन पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो काटेगा ना। तो ये तो 90 डिग्री यहाँ ऑलरेडी बना रहा है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि इसको आप करिए क्या, इसको लिख लीजिए x/a प्लस y/b बराबर 1 के फॉर्म में, क्योंकि जो लाइन होता है ना उसका इक्वेशन इसी फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो x/a लिखिए, तो 6 को इधर ले आइए, तो 6 से डिवाइड करिएगा तो x/3, और इसको 6 से डिवाइड करिएगा तो y/2 बराबर 1। तो x के नीचे जो दिख रहा है ना, ये x एक्सिस पे चली गई दूरी को रिप्रेजेंट करता है, और y के नीचे y एक्सिस पे चली गई दूरी को। तो बताइए इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस अगर 2 होगा तो हाइट 3 हो जाएगा, यानी इसका एरिया आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट 126, पढ़िए इसको। देखिए कुछ सवाल को अगर मैं डिटेल्स नहीं कर पाता हूँ तो आप बुरा मत मानना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना, तो हमें देखना पड़ता है, टाइम को भी मैनेज करना पड़ता है। बाकी कुछ 1-2 क्वेश्चन आज हुआ है ऐसा जिसको हम डिटेल्स में नहीं सॉल्व कर पाए हैं, उसको ध्यान रखेंगे कि अगले लेक्चर में उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे। अगर ए 60 है और बी 30 है तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी का वैल्यू क्या होगा। तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, और 60 30 90 यानी साइन 90 आपको भी मालूम है 1 होता है, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही। 127 पढ़िए। अमन अपनी 7 मीटर व्यास वाली सिरोपरी पानी की टंकी को पेंट करवाना चाहता है। यदि पेंटिंग की लागत 13 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो अमन की गोलाकार सिरोपरी यानी गोला को पेंट करना है। तो गोला को पेंट करना है सरफेस को, तो सरफेस एरिया क्या होता है गोला का, 4 पाई आर स्क्वायर, आर है 7/2। तो ये तो एरिया आया, और पेंट करने का 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट है 13 रुपया, तो इसका कितना आ जाएगा, तो 13 से आप गुना कर लीजिएगा, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगा। कटने वाला तो है भी नहीं लगता है ना, कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, इस 7 से इस 7 कट जाएगा, 22 सत्ते 154, 13 से गुना करिए, 13 चौ 52, बाकी 5, 13 पचे 65, 5 70, 70, बाकी 7, 13 7 20 यानी 2002। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये सवाल का जवाब ढूंढिए। समीकरण के ग्राफ पी अल्फा बीटा पर प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों समीकरण के ग्राफ जहां प्रतिच्छेद करेगा उसका सोल्यूशन कहलाएगा, यानी एक्स और वाई का वैल्यू। तो आप सोल्व करिए, सोल्व करिएगा तो एक्स वाई का वैल्यू ही अल्फा बीटा का वैल्यू होगा, क्योंकि जहां प्रतिच्छेद करता है वो पॉइंट का नाम दे रखा है अल्फा और बीटा। तो पहले दोनों इक्वेशन को सोल्व करिए। तो अगर आप दोनों को सोल्व करने जाइएगा तो पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 4, और दूसरा इक्वेशन को आप करिए क्या, 3 से गुना कर लीजिए, तो 9x माइनस 3y, और ये प्लस में 5 उधर जाके माइनस में 5 लेकिन 3 से गुना हो जाएगा तो 15 हो जाएगा। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जोड़ देंगे तो y वाला कट जाएगा। तो 11x बराबर -11 यानी x बराबर -1। अब x के जगह -1 अगर रखिएगा तो -2 यानी 6, 3 दूना 6 यानी y इससे 2 निकल जाएगा। तो x y जो आपको दिख रहा है यही अल्फा बीटा का वैल्यू है, समझ रहे हैं ना।
तो अल्फ़ा के जगह आपको -1 रखना है और बीटा के जगह आपको 2 रखना है। तो -3 और -8 यानी -11, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 129, ये सवाल को करिए। संख्या को परिमेय के रूप में कैसे लिखा जाएगा? 2 3 2 3 बार बार रिपीट कर रहा है, इस पर रेकरिंग लगा दीजिए और इसका मतलब होता है 99। अगर 3 डिजिट पर रेकरिंग रहता तो 234/999 लगा देते, बस खत्म कहानी। ए ऑप्शन। ये सवाल को देखिए, करा बट्टा बताइए, एक समतुल बट्टा क्या होगा? तो पहले 2 को एक समतुल बट्टा में निकाल लीजिए। तो 30 और 10 40, 40 में से 3 जाएगा तो 37, समतुल बट्टा निकल गया। और फिर 5, 37 5 42, और 42 में से कितना चला जाएगा? 37 बचे। तो 42 से थोड़ा सा कम वाला पॉइंट में तो यही लगता है लगभग है। आपको मैं दूसरे तरीके से भी इसको बता सकता हूं, सक्सेसिव तरीके से। 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, यानी 10 में 3 का छूट है ना। तो 10 में 3 का छूट, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 7। 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 में 1 का डिस्काउंट यानी 9 में बेचेगा। 5% का फ्रैक्शन 1/20, यानी 20 में 1 का डिस्काउंट यानी 19 में बेचेगा। तो ये अंकित मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, इससे भी बटा आप निकाल सकते हैं। तो अगर आप चेक करिएगा तो इधर 100 को बचा लीजिए और इसको 20 से डिवाइड इधर कर दीजिए, या आप ऐसा करिए कि 2 से किसी को काट दीजिए, है ना, तो यह आ जाएगा 8.5। आप इसको सोल्व करिएगा तो वो आ जाएगा। इसको नीचे रखिएगा, डिफरेंस करके ऊपर लिखिएगा गुना 100, लेकिन टाइम लग जाएगा इसे करने में। अगला सवाल। अरे कुछ आपको भी तो काम करना है, ऐसा तो नहीं है कि हम ही सब गुना उना करते रहें। कराए बताइए, जोड़ेंगे तो एस का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? योज्य प्रतिलोम से घबराइए नहीं। योज्य प्रतिलोम का मतलब हुआ कि जो आपका आंसर आएगा उसका चिन्ह बदल दीजिएगा, खत्म हो गया बात। तो पहले जोड़िए। तो अगर मैं आपसे जोड़कर पूछूं कितना होगा, तो कभी भी इस तरह से 2-3 एपी एक साथ मिला देगा ना, तो दोनों को जोड़ करके सिंगल में कन्वर्ट करिए ऐसे, तो हो जाएगा -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1। टोटल 50 टर्म है, लेकिन 2 को मैं 1 बना रहा हूँ, तो ये 25 टर्म तक रहेगा। अब -1 को 25 बार जोड़ के लिख के जोड़िए, या डायरेक्ट -1 को 25 से गुना करिए, तो -25 ही आएगा। और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या बनेगा? +25। तो -25 नहीं मारना है, +25 मारना है। नेक्स्ट, बिंदु इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं एक समांतर चतुर्भुज बनाइए, तो आप बना लीजिएगा, जिसमें लिखा हुआ है 1 2 4 बाई x 6 और 3 5। शीर्ष का क्या पूछ रहा है? x और y का मान क्या होगा? x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 आंसर ना देना चाहिए जी, क्या क्वेश्चन देते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, कॉमा में तो है ही है, ठीक है ठीक है, हम ही ध्यान नहीं दिए। अब एक काम करिए, आपको पता है ना कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, यानी ये मिड पॉइंट पर होगा। अगर ये मिड पॉइंट पे होगा तो दोनों साइड से निकालिएगा, इसका कोऑर्डिनेट तो एक ही आना चाहिए और दोनों को आपको इक्वेट कर लेना है। तो अगर मैं बोलूं कि इधर से बताइए इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, तो अगर ये बीचों बीच में है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, पहला वाले को जोड़कर आता 4 3 7, तो 7/2 बनेगा, और ये बन जाएगा 5 + y/2। और इधर से जब निकालिएगा
तो यह आ जाएगा x प्लस 1/2, और ये बराबर हो जाएगा 7/2 के। फिर इधर से हो जाएगा 6 प्लस 2/2, आई हो जाएगा 5 प्लस 22/2 के बराबर। बस इससे सोल्व कर दीजिए, तो x आ जाएगा 6 और y आ जाएगा 8 में 5 जाएगा 3, यानी 6,3, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कर्ण का आधा होता है। कर्ण का आधा कोई नहीं है तो ये होगा, इसके पहले भी बताए थे। कर्ण के मध्य बिंदु को परिकेंद्र बोलते हैं। ये सवाल बताइए। कह रहा है 12, 16, 20 भुजाएं वाले त्रिभुज की परित्रिज्या कैपिटल R क्या होगा? तो 12, 16, 20 एक ट्रिपलेट बना रहा है। 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, 20 का स्क्वायर 400। और अगर नंबर बड़ा होता, ट्रिपलेट बनाता, आपको नहीं पता चलता, तब क्या करते? तो आप इसका रेशियो ले लीजिएगा, समझे? जिसे 4 से कट रहा है, 4 तिया 12, 4 चौ 16, 4 पचे 20। और आपको पता है ना कि 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट बनाता है, तो 12, 16, 20 भी ट्रिपलेट बनाएगा। और अगर ट्रिपलेट बना रहा है, इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज होगा, हाँ या नहीं? अगर ये समकोण त्रिभुज होगा तो कर्ण का मध्य बिंदु को परित्रिज्या बोलते हैं। तो कर्ण इसका कितना बनेगा? बड़ा वाला, यानी 20। तो इसका जो परित्रिज्या होगा 20 का आधा, यानी 10। बस खत्म। और अगर अंतः त्रिज्या इसका पूछ देता, तो अंतः त्रिज्या हो जाएगा, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो P प्लस B माइनस H/2। लेकिन ये केवल और केवल समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है। सारे त्रिभुज में आप ये नहीं लगा सकते हैं। लेकिन कोई कॉमन जनरल फार्मूला बताइए सर, जो सभी में काम करे। बिल्कुल बताऊंगा। डेल्टा वाई एस, कोई भी त्रिभुज रहे उसका अंतःवृत्त का त्रिज्या पूछेगा तो आपको डेल्टा वाई एस करना है। अभी डेल्टा क्या है? डेल्टा यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए, और एस उसका सेमी पेरीमीटर है। तो आप यहां से भी सोल्व करिएगा तो अंतःवृत्त की त्रिज्या आ जाएगा कितना जी? 16, 12, 28 में 20 घटाइएगा 8/2 यानी 4। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या 4 बन रहा है, उसमें भी 4 बनेगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो क्षेत्रफल आधार गुने ऊंचाई, यानी 96 आ जाएगा बटे एस सेमी पेरीमीटर। तब पूरा जोड़ने पे कितना बन रहा है? 16, 12, 28, 20, 48 के आधा यानी 24, 24, 24, 96 आ गया ना? तो आपको 2 चीज मैंने बता दिया। नेक्स्ट 135। अर्नब और अमाया की आयु का योगफल 18 साल है। 3 साल बाद अर्नब की जो आयु है अमाया की आयु का 3 गुना हो जाएगा। अर्नब और अमाया, अमाया की आयु का 3 गुना, अमाया 1 तो ये 3। कब? 3 साल बाद। तो एक काम करें, रेशियो 3 साल बाद है तो वैल्यू भी तो 3 साल बाद होना चाहिए। तो आज जोड़ने पे 18 साल हो रहा है, तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा जोड़ने पे? 3 साल बाद 3 दूना 6 जुट जाएगा, क्योंकि 3 साल दोनों आदमी बढ़ेगा ना। अर्नब भी 3 साल बढ़ेगी, अमाया भी, तो 3, 3, 6 साल, यानी 3 साल बाद जो योगफल 18 न रह करके 24 हो जाएगा। और यहाँ योगफल 3 साल बाद कितना बनेगा? 4। निकालना अमाया की आयु क्या है? तो 1 से गुना, यानी 6 साल। लेकिन 6 साल कब का है? 3 साल बाद। अगर ये 3 साल बाद 6 साल का होगा, यानी प्रेजेंट में कितने साल का होगा? तो 3 साल का होगा। सी ऑप्शन। नेक्स्ट ये सवाल करिए। किसी समलंब में समांतर भुजाओं के बीच का योगफल और अंतर क्रमशः 15 और 3 है। समांतर भुजाओं के बीच का योगफल और अंतर, समलंब है ना, ये समलंब है। समांतर भुजाओं के बीच का योग और अंतर दे रखा है। योग दे रखा है 15 और अंतर दे रखा है 3। कभी भी योग और अंतर रहे तो बड़ा वाला निकालना होगा, तो जोड़ के आधा, तो 15, 3, 18 के आधा 9,
और छोटा वाला रहेगा तो घटा के आधा, 15 में 3 जाएगा, 12 के आधा 6। या आप सोल्व भी कर सकते हैं, योग का मतलब हुआ x प्लस वाई और अंतर का मतलब हुआ x माइनस वाई, दोनों को सोल्व करेगा तो यही आएगा। उसके बाद असमांतर भुजाओं के बीच का योगफल और अंतर क्रमशः, ये गलत क्वेश्चन है। असमांतर भुजाओं के बीच का योग नहीं, असमांतर भुजा, योगफल और अंतर को हटा दीजिए। असमांतर भुजा होगा 4 और 5, तो कहने का मतलब ये अगर 4 होगा तो ये 5 होगा। यहाँ से इसको परपेंडिकुलर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, तो ये तो पैरेलल पहले से था, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, तो ये भी 4 होगा। ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा, तो ये 9 है, 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 3। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनाता है। 3 4 5 क्या बनाता है? ट्रिपलेट। इसका मतलब ये एक राइट एंगल होगा, यानी ये ऐसे ना जाकर के ऐसे जाएगा, समझ रहे हैं ना? यानी जो परपेंडिकुलर का काम करेगा, हाइपोटेनस के सामने 90 डिग्री होता है, तो परपेंडिकुलर का काम ये वाला करेगा 4, यानी इसका जो हाइट बनेगा वो 4 cm बनेगा। और हाइट ही मुझे चाहिए, इसलिए तो मैंने इतना किया, क्योंकि जो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, तो 9 और 6 15 और गुना हाइट, तो हाइट यानी जो 4 है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होने की वजह से ये साइड ही हाइट बन रहा है, तो ये 4 हो जाएगा, यानी 15 दूना 30, यानी ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। 137 नंबर सवाल को करिए। पढ़िए 137 नंबर। वीरेंद्र जी पानी लेके आइए। हाँ, अब पढ़िए। यदि 9 और 42 का तीसरा अनुपात 3 अल्फा प्लस 7 है तो अल्फा का मान क्या होगा? तृतीय अनुपाती बताना है क्या होगा। 9 है, 42 है, तीसरा के बारे में मुझे मालूम नहीं है, तो अगर ये कंटिन्यू प्रोपोर्शन में मेरे मित्र, तो 9 को 42 के साथ जो रेशियो होगा 42 को x के साथ भी वही होगा। अब इसको सोल्व करिए, x का वैल्यू निकालिए 3 से 14 बार में, यानी x बराबर 14 गुना 14 196। तो आपसे पूछ रहा है अगर तृतीयानुपाती जो है 3 अल्फा प्लस 7 के बराबर हो, यानी 196 जो है 3 अल्फा प्लस 7 के बराबर है, तो अल्फा क्या होगा? तो 7 पहले घटाइएगा तो 189, अब बटा 3 करिएगा तो ये अल्फा आ जाएगा। तो 3 6 18, 3 3 9, सही है ना? तो कौन सा ऑप्शन? हाँ कौन सा ऑप्शन होगा? 63, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उनतीस बटा 343 का दशमलव प्रसार। पहले देखिए 343 जो होता है 7 गुना 7 गुना 7 करने से आता है। क्या 7 से 29 पूरा पूरा कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो अगर 7 से नहीं कट रहा है तो फिर कभी नहीं कटेगा, ये कभी टर्मिनेट हो ही नहीं सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, यानी अशांत जिसको हिंदी में कहेंगे। अशांत होगा लेकिन रिपीट करते रहेगा, रिपीट को हिंदी में आवर्ती बोलते हैं, तो अशांत आवर्ती लिखना है। अनावर्ती का मतलब हुआ नॉट रिपीटिंग, तो आपको ये नहीं मारना है सी। खैर चिंता मत करिए, वहाँ तो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा क्वेश्चन, इसमें हिंदी है तो थोड़ा सा मुश्किल होता होगा कभी कभी। पढ़िए इसको, पढ़िए जी पढ़िए। किसी पूर्णांक संख्या p के लिए विषम संख्या का रूप है। विषम संख्या 2p + 1, क्योंकि कोई भी विषम संख्या को 2 से भाग दीजिएगा तो एक रिमाइंडर बचेगा हमेशा। नेक्स्ट, क्या क्या सवाल कभी कभी दे दिया जाता है, इतना इजी। कर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, मजाक है, ax³ + bx² + cx + d। ये सवाल को करिए। करिए जी।
बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 30 में से क्या घटाया जाए कि बहुपद एक मूल 15 हो जाए। क्या घटाया जाए, ये बात को समझिए कि एक मूल 15 हो जाए। पहले 15 आप रख लीजिए इसमें, तब 15 रखिएगा तो 15 का स्क्वायर 225, 15 गुना 16 करिएगा 240 और प्लस 30, सही है ना। तो 225 में 240 में अगर 25 घटाइएगा तो माइनस 15 और प्लस 30, यानी आ गया प्लस 15। रिमाइंडर जीरो नहीं आया, रिमाइंडर जीरो नहीं आया। और आप चाहते हैं कि रिमाइंडर जीरो आवे, तो जो 15 डिस्टर्ब आपको कर रहा था, 15 अगर ये कम होता, मतलब 30 ना रहा होता, यहाँ 30 के जगह 15 ही रहा होता, तो क्या रिमाइंडर जीरो होता या नहीं होता? आप बोलेंगे बिल्कुल होता। यानी जो बच रहा है रिमाइंडर उसी को घटा दीजिए, तो 15 घटा दीजिएगा तो रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। बहुत सुंदर सवाल। नेक्स्ट, ये सवाल का जवाब अगर आप दे देते हैं तो समझेंगे कि आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं। कह रहा है जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है? अविरोधी। अद्वितीय हल को अविरोधी बोलते हैं, याद रखिएगा। विरोधी नहीं होगा, विरोधी में क्या होता है? नो सॉल्यूशन होता है। आश्रित में मेनी सॉल्यूशन होता है, तो ये हो जाएगा। पढ़िए, स्टॉक एंड शेयर का सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपको समझना। कह रहा है किस स्टॉक में धन का, कह रहा है किस स्टॉक में धन लगाना ज्यादा लाभप्रद है? किसमें धन लगाना ज्यादा लाभप्रद है? 143 रुपया के भाव में 10% स्टॉक मिलेगा और 93 रुपया के भाव में 7% स्टॉक मिलेगा। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए ना, तो आप जो धन मानिए वो दोनों के मल्टीपल में मान लीजिए ताकि इजी हो जाए कटना। तो आप धन मान लीजिए 143 गुना 93, 143 गुना 93, ठीक है। अब कह रहा है 143 में 10% स्टॉक है, तो अगर 143 में अगर 10% का प्रॉफिट है, 143 में अगर 10 का प्रॉफिट है, तो बताइए इतना धन पे कितना का प्रॉफिट होगा? तो 143 गुना 93 करिएगा तो इसे ही कट जाएगा, आ जाएगा 930। बहुत अच्छा। सेकेंड में आइए, सेकेंड में भी तो धन आपने इतना मान रखा है जिसमें 93 रुपये के भाव में 7% स्टॉक है, मतलब 93 रुपये पर अगर 7 का आपको प्रॉफिट है, तो बताइए इतना रुपये पर कितना होगा? तो ये भी तो कट ही जाएगा ना, 93 से 93 कट जाएगा। 7 से अगर गुना करिएगा तो 7 21 और 64 98 और 2 100, यानी 1001। तो किस में धन लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा? ये वाला, सेकेंड वाला। यानी सेकेंड किस में है? तो बी में है। बहुत सुंदर। नेक्स्ट, ये सवाल को करिए। कह रहा है पी रेखाखंड एबी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है और ए का कोऑर्डिनेट दे रखा है x1/1 और बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है x2/2 और P एक पॉइंट है और ये K अनुपात 1 में बांटता है। P का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है क्या होगा? तो इसका फार्मूला होता है ना mx2, तो m के जगह K हो जाएगा, तो kx2 प्लस nx1, यानी 1 गुना x1 करेगा तो x1 बटा m प्लस n, यानी K प्लस 1। बाई कोऑर्डिनेट निकालिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा K/2 अब प्लस बाई 1 बटा K प्लस 1। अब कौन सा ऑप्शन है? kx2 प्लस x1, ये तो हो नहीं सकता है। kx2 प्लस, ये भी नहीं होगा। kx2 प्लस x2, ये भी नहीं होगा। kx2, kx1 बोल रहा है ना ये, नहीं ये भी नहीं होगा। तो आपका ये हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट, ये सवाल को करिए। √3 tan 10 प्लस √3 tan 20 प्लस tan 10 इंटू tan 20 का वैल्यू क्या होगा? ये दोनों में लग रहा है कि √3 कॉमन ले ले, तो √3 अगर कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा tan 10 और प्लस tan 20 और आगे क्या लिखा हुआ है? tan 10 इंटू tan 20।
एक काम करिए, 10 और 20 है ना, तो आप एक फार्मूला जानते हैं, tan A प्लस tan B का फार्मूला क्या होता है? tan A प्लस tan B बटा 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो ये वाला वैल्यू निकालना है, तो इसको मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इंटू ए बराबर ये लिख सकते हैं। तो tan 10 प्लस tan 20 को आप लिखिए क्या, tan 10 इंटू 20 को लिखिए tan 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 को tan 30 कह सकते हैं, आई इंटू ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट को 1 माइनस tan 10 इंटू tan 20 बोल सकते हैं। और आगे जो होगा ये है tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो इससे ही कट जाएगा, ये खत्म हो गया साफ से, और इससे ही कट जाएगा, यानी बन आ जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, पढ़िए जी। समघात समीकरण इतना के समूह का हल कैसा होगा? अगर मैं बात हल की करूं तो 4x प्लस 2y, अगर इसमें 2 कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा 2x प्लस y बराबर 0, और इसमें 3 कॉमन लीजिएगा तो ये 2x प्लस y बराबर 0। दोनों इक्वेशन जब सेम दिख जाए तो इसका अनंत हल होता है, पहला शर्त। करा x केवल तो खैर होबे नहीं करेगा, ये तो अनंत हल है, तो ये ऐसे भी नहीं होगा, केवल नाम का कोई चीज नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। किसी सम बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 135 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या, सभी अंतःकोण का योग होता है n-2 गुना 180 डिग्री। एक कोण निकालना है तो n से भागा, और ये एक कोण 135 डिग्री के बराबर है। 45 चौके 135, 45 चौके 180, 45 तिया 135, तब 4n माइनस 8 बराबर 3n, यानी n बराबर आ जाएगा 8, यानी भुजाओं की संख्या कितना होना चाहिए? 8। प्रत्येक अंतःकोण, गजब ऑप्शन है, यानी ये हो जाएगा ये। आइए ये सवाल को करिए। उस रेखा का समीकरण बताइए जो x अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है और y अक्ष को -8 पे काटती है। एंगल दे दिया है और इक्वेशन पूछ रहा है, और अगर इंटरसेप्ट दिया है तो स्लोप में याद रखिएगा y बराबर होता है mx प्लस c। ये इक्वेशन बनाने का सूत्र है। m क्या होता है? स्लोप होता है। c क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है, यानी y अंतःखंड जिसको बोलते हैं। तो स्लोप कैसे निकालेगा? स्लोप मतलब tan थीटा होता है, तो tan थीटा 100, ये 45 डिग्री के बराबर है, यानी tan 45 डिग्री निकालिए डायरेक्ट, तो tan 45 डिग्री हो जाएगा 1, तो m के जगह 1 रख लीजिए। और c मतलब इंटरसेप्ट, अब वो कितना दे रखा है? -8, बस यही इक्वेशन होगा। y बराबर x माइनस 8, अब y बराबर x माइनस 8 आपको कहीं दिख ही नहीं रहा है, x प्लस 8 तो हम देंगे नहीं ऐसी आंसर झूठ मूठ, तो ये हो जाएगा। इसको करिए, बनाइए। z इंटू 5z² माइनस 80 को 5z प्लस इतना से भाग देने पर क्या होगा? तो z इंटू 5z² माइनस 80 है, इसको भाग देना है 5z इंटू z प्लस 4 से। तो पहले z से z काटिए, 5 कॉमन आ रहा है तो 5 कॉमन लीजिएगा, तो z² माइनस 16 बटे 5 इंटू z प्लस 4, 5 से 5 भी कट जाएगा। अब इसको 4 का स्क्वायर समझ सकते हैं, a² माइनस b² का फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा z प्लस 4, और ये कट जाएगा, फाइनली आपको बच जाएगा z माइनस 4, बी ऑप्शन। आज का आखिरी सवाल, इसको करिए।
कह रहा है बताइए जी इसका मूल कितना होगा। पहले इसको तोड़ लीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2i0, तो इसे ही तो कट जाएगा -1, यानी बराबर प्लस -1। तो वास्तविक मूल होगा 2 को, तो 2 वास्तविक मूल होगा, सी ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, कल आपके साथ मिलते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मज़ा आया होगा। थोड़ा सा कुछ जो है आज फास्ट करवाए हैं। तो वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। अगर लग रहा है कि ज़्यादा स्पीड है तो थोड़ा सा और स्लो हो जाएगा। कुछ भी अगर बातचीत करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलिए, मैं आपकी बात को ज़रूर सुनूंगा। और मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी दूसरा सेट का सॉल्यूशन। थैंक यू।